हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं जीएस वन पेपर के बारे में। आज सुबह ही पहली शिफ्ट में जीएस वन का पेपर हुआ। हमारे लिए जानने की बात यह है कि यूपीएससी हर साल मेंस में कुछ ना कुछ चेंजेस करती है, क्योंकि हमारे यूपीएससी जितने बच्चे होते हैं ना, उनकी टेंडेंसी होती है कि जीएस वन को हमेशा मॉडर्न हिस्ट्री का समझते हैं, बहुत हद तक अपना जो फोकस रखते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री में समझते हैं। पर इस बार यूपीएससी ने उनके ऊपर चोट कर दी। कैसे? क्योंकि यूपीएससी ने इस बार मॉडर्न हिस्ट्री से अगर देखा जाए तो मात्र 2 क्वेश्चन पूछे हैं, और जो बच्चों को डर रहता है कि कहीं ज्योग्राफी ज्यादा क्वेश्चन ना आ जाए, और वही डर उनका सही साबित हो गया। इस बार यूपीएससी ने ज्योग्राफी से टोटल 8 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो इसका मतलब जिस व्यक्ति ने ज्योग्राफी को अच्छे से प्रिपेयर किया होगा विद डायग्राम्स विद फैक्ट, उसको इस साल अच्छे मार्क्स आने की संभावना है। तो आपको यूपीएससी के सिलेबस को फॉलो करना चाहिए। तो इस बार अगर से 2 सेक्टर्स है जिन्होंने सबसे ज्यादा फोकस रखा है, वो ज्योग्राफी और सोसाइटी, मतलब सोशल इश्यूज। पर हाँ, सबसे अच्छी चीज ये है कि इस बार यूपीएससी ने ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे। इस साल का आप जीएस वन का पेपर को आप इजी मान सकते हो। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट मिडाइवल इंडियन टेम्पलेट स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज? इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये यूपीएससी पहले भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपने पहले 2014 में या 2015 में आपने देखा होगा कि रॉक आर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि वो हमारी सोशल लाइफ को कैसे रिप्रेजेंट करता है। अगर आप भीम बेटका को देखोगे तो वहां पे जो भी जितने पेंटिंग्स हैं वो क्या शो करती हैं, आपकी सोशल लाइफ। उस समय की जो सोशल लाइफ है वो कैसे, मतलब अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे। वहां पे हंटिंग और गैदरिंग लेवल की सोसाइटी थी, प्रिमिटिव सोसाइटी थी। ठीक है, धीरे धीरे वहां पे सोसाइटी का एवोल्यूशन हुआ, एग्रीकल्चर शुरू हुआ। तो ये सब आपको कैसे दिखने को मिला? पेंटिंग के जरिए। उसी प्रकार इस बार यूपीएससी ने चेंज किया। इस बार उन्होंने पूछ लिया टेम्पल स्कल्पचर के बारे में। तो आप इसमें किसका एग्जाम्पल दे सकते थे? आप खजुराहो का दे सकते थे। खजुराहो में भी जो स्कल्पचर्स है मंदिर में, उसमें आपको क्या दिख जाएगा? डांसिंग सोसाइटी के बारे में, कि भाई वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी थी। ठीक है, वहां पे जो राजा महाराजा का प्रोसेशन निकलता था वो आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल दे सकते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चोला टेम्पल को देख लो, वहां भी आपको अच्छा खासा स्कल्पचर मिल जाएंगे। तो ये सब हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर की खास कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो इस क्वेश्चन को हम इजी मान सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अब आप अगर क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 11 को देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चन की थीम एक जैसी है। मतलब जो इम्पैक्ट था हमारी इकोनॉमी में, हमारी सोसाइटी में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का, वो पूछा गया है इनडायरेक्टली। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप देख सकते हो कि एडवांसमेंट है, कि यूपीएससी ने थोड़ा सा आगे बढ़ के पूछा है। इस क्वेश्चन की मेन डिमांड ये थी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्स थी उसमें ज्यादातर कौन थे? इंडियंस ही थे, क्योंकि जो टॉप पोजीशन पे थे वो यूरोपियन हुआ करते थे या ब्रिटिश कंपनी के होते थे, और जो सोल्जर्स होते थे वो मोस्टली इंडियन होते थे। पर इस क्वेश्चन का आर्गुमेंट ये है कि जो हम हमारे इंडियन रूलर से लड़ते थे, जो जितने भी राजा महाराजा उस वक्त हुआ करते थे, तब भी वहां भी इंडियन सोल्जर ही हुआ करते थे। तो फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत कैसे रही थी? तो इसमें आपको दोनों फैक्टर्स के बारे में बताना है, कि ब्रिटिश आर्मी का इम्पैक्ट और इंडियन सोल्जर्स का इम्पैक्ट। तो ब्रिटिश आर्मी का इम्पैक्ट कैसा था कि भाई वो वेल इक्विप्ड हुआ करते थे, उनके पास में अच्छी प्लानिंग हुआ करती थी, डिसिप्लिन हुआ करता था उनमें। पर इंडियन सोल्जर अपने साथ में क्या लाते थे? लॉयल्टी। इंडियन जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो अपनी लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो कहीं भी सर्व करेंगे। अगर वो ब्रिटिश इंडिया के लिए उस वक्त सर्व कर रहे थे तो उसने पूरी लॉयल्टी के साथ सर्व किया। लॉयल्टी के साथ अगर उनको अच्छे गन्स मिल जाए, अच्छी प्लानिंग मिल जाए, अच्छी स्ट्रेटेजी मिल जाए, तो ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जीतना तय था लगभग। क्योंकि आप साथ में ये भी दिखाओ कि जो इंडियन रूलर्स हुआ करते थे उनमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ करता था, क्योंकि इंडियन रूलर्स में आपस में पहले कोई एकता नहीं थी, कोई बहुत अलायंस नहीं बनाते थे। ब्रिटिश इंडिया क्या करती थी? वो अलायंस बना लेती थी। जब उनको हैदराबाद से लड़ना होता था वो क्या करते थे? मराठाओं को अपने साथ में रख लेते थे। तो उनको प्लानिंग स्ट्रेटेजी करना आती थी। हमारे इंडियन रूलर्स सिर्फ और सिर्फ ताकत पे लड़ रहे थे। तो यहाँ पे आपको दोनों साइड के आर्गुमेंट दिखाने होंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या ताकत थी, इंडियन सोल्जर्स की जो वैल्यू थी वो कैसे आप इंक्लूड कर सकते हो, और साथ ही साथ में जो कमजोरी थी इंडियन रूलर्स की, कि क्यों वो अपने आर्मी को वेल मेंटेन नहीं रख सकते थे। उन्होंने बाहर दुनिया में नहीं देखा कि वहां की आर्मी कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रही है। तो इन सब का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा, और ब्रिटिश इंडिया ने धीरे धीरे पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया। तो ये क्वेश्चन भी आप लगभग ईजी था, आप कर सकते थे। और अगला क्वेश्चन भी आपको इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा गया व्हाई देयर वाज सडन स्पर्ट इन फेमाइन इन कॉलोनियल इंडिया सिंस द मिड 18th सेंचुरी। गिव रीजन। इसमें आपको प्लेन रीजन देना है कि क्यों कॉलोनियल इंडिया में हमें फेमाइन्स देखने को मिल रहे थे, कि इनकी जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी वही एक्सप्लॉइट कर रही थी, कि उन्हें तो सिर्फ रेंट से मतलब था। उनकी जमींदारी पॉलिसी, उनकी महलवाड़ी पॉलिसी, इन सब का मेंशन करना था आपको, कि उन लोगों ने कमर्शलाइज कर दिया था एग्रीकल्चर को, और जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना था वो हुआ नहीं। तो इससे एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया। और साथ में जो कॉलोनियल इंडिया थे, जो ब्रिटिश इंडिया थी, वो क्या कर रहे थे? जब भी वॉर आता था तो सारे रिसोर्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर देती थी।
यहाँ पे आपको 2-3 फेमाइन्स, बंगाल फेमाइन्स को मेंशन करना होगा। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की जो सिचुएशन है, वर्ल्ड वॉर 1 के ड्यूरिंग की जो सिचुएशन थी, वो हमें शो करनी होगी। तो ये आंसर आप कर सकते थे इजीली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हिस्ट्री के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे जो पूछे गए हैं। मतलब हिस्ट्री से अगर आप देखोगे सिर्फ 2 क्वेश्चन, और यहाँ तक कि आर्ट एंड कल्चर से 3 क्वेश्चन पूछ लिए। मतलब कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री को डाउन प्ले किया गया है इस बार। अब यहाँ से आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, और ये तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक। यहाँ पे आप बता दीजिए कि ये रॉक बनते कैसे हैं, जब मैग्मा बाहर आता है। इसमें टाइप्स के बारे में आपसे पूछा है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर बताना होगा प्लूटोनिक रॉक्स के बारे में, उसके बाद वॉल्केनिक रॉक्स के बारे में। और इसमें रॉक्स के एग्जांपल जरूर दे देना आप, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। तो ऐसे सब रॉक्स आपको मेंशन करने होंगे एग्जांपल के रूप में। तो ये क्वेश्चन लगभग इजी था ये भी। अगला क्वेश्चन है कलर कोडेड वार्निंग के बारे में, जो साइक्लोन प्रोन एरियाज के लिए आईएमडी द्वारा दी जाती है। ये भी दरअसल करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आपको करंट अफेयर में मिल जाता है इजीली। आईएमडी जो अपनी वार्निंग देती है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ग्रीन में क्या है, लगभग ठीक है। येलो में आपको अवेयर रहना है। ऑरेंज में क्या है, आपको अब एक्शन लेना है, मतलब अब आपको तैयार रहना है कि शायद हो सकता है। और रेड में अथॉरिटीज और जो कि लोकल पीपल है उनको तुरंत एक्शन लेना है, इवैक्यूएशन का, रिहेबिलिटेशन का। तो ये सब आपको मेंशन करने थे आईएमडी के कलर कोडेड वार्निंग सिस्टम के बारे में। तो अगर आपने करंट अफेयर फॉलो किया होगा अच्छे से, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली आंसर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हम इजी मान सकते हैं क्योंकि इसमें डेक्कन ट्रैप के पोटेंशियल के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले तो आप मैप दिखाइए डेक्कन ट्रैप का कि भाई यहाँ पे जो एरिया है ये डेक्कन ट्रैप है, और इसकी जो सॉइल है वो वहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल पाई जाती है। ब्लैक कॉटन मतलब टेक्सटाइल। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे मिनरल रिसोर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से मिनरल रिसोर्स, कोल, आयरन, मेटल, क्रोमाइट, माइका। उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर बेल्ट भी अच्छा खासा फ्लोरिश है। कॉटन, टोबैको, ऑयल सीड, शुगर सब देखने को आपको यहाँ मिलता है। तो इसको आप इजीली आंसर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन भी इजी था। इसमें क्या पूछा था आपसे, एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया, एक्सप्लेन द रीजन फॉर देयर लिमिटेड स्पेशल स्प्रिट। मतलब वो ज्यादा फेल नहीं पाया है इतने पोटेंशियल होने के बावजूद। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले विंड एनर्जी का पोटेंशियल बताना चाहिए था कि भाई अभी आप कितना इंस्टॉल कैपेसिटी है विंड एनर्जी की, 40 गीगावाट। और सबसे ज्यादा यहाँ पे कहाँ पाया जाता है आपका, आप तमिलनाडु को मेंशन कीजिए। तमिलनाडु के प्लांट्स के बारे में बताइए कि मुपंडल विंड फार्म है। उसके बाद राजस्थान के बारे में बताइए कि वहां का जैसलमेर विंड पार्क। पर जो क्वेश्चन पूछा वो ये है कि क्यों ये इसका स्प्रेड नहीं हो सका, मतलब क्यों ये तमिलनाडु, राजस्थान जैसे स्टेट में ही हो पाया है। तो इसके स्प्रेड का जो मेजर रीजन ये रहा है ना कि एक तो इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई होती है, तो जो अन्य स्टेट है वो स्टैब्लिश नहीं कर पाते, सेटअप नहीं कर पाते। और दूसरा है लैंड एक्विजिशन। कई स्टेट में जो लैंड होता है वही अवेलेबल नहीं हो पाता इनका सेटअप करने के लिए। और साथ ही साथ हमें इसके इन्वायरमेंटल रीजन के बारे में बताना है कि भाई वहाँ के जो बर्ड्स होते हैं उनके लिए भी खतरा हो जाता है, तो लोकल्स द्वारा कुछ प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। तो ये सब रीजन है इसके स्प्रेड का लिमिटेड होने की वजह। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से आपको सोसाइटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और बिल्कुल जो करंट सिनारियो जो चल रहा है इंडिया में, वर्ल्ड में, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आप बिल्कुल न्यूज से अवेयर हो, करंट अफेयर से बिल्कुल आपने ठीक से किया है, तो आप यहाँ पर अच्छे से आंसर कर सकते थे ऐसे क्वेश्चंस को। यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, एक्सप्लोर इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप। आपको हमेशा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए कि उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो आपको पता है कोविड आया, कोविड के बाद में लॉकडाउन आया, जो मोस्टली जितने भी प्रोफेशनल थे उनको वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया। तो इनके वर्क फ्रॉम होम होने से फैमिली रिलेशनशिप में कैसा चेंजेस आया। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट बताने होंगे। पॉजिटिव में क्या होगा कि आप लोगों की जो इमोशनल स्ट्रेस थी वो थोड़ी कम होने लगी, अपने परिवार से बॉन्ड अच्छा हुआ, ठीक है। बच्चों में जो पेरेंटिंग होती है वो दोनों का योगदान दिखने को मिला। एल्डरलीज होते हैं जो अपने को काफी अलोन फील क्या करते थे, उनको एक सहारा देखने को मिला। तो आप ये पॉजिटिव बता सकते थे। पर इसके जो नेगेटिव्स है उसको हमें शो करना बहुत इंपॉर्टेंट था, खासकर वुमेन्स के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि इस ड्यूरेशन में एक रिपोर्ट में देखा है कि केसेस जो डोमेस्टिक वायलेंस था वुमेन्स के अगेंस्ट वो बहुत बढ़ गया था। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है कि जैसे ही वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ उसके बाद हमें देखने को ये मिला कि एक तो कपल्स में लड़ाई झगड़े भी देखने को मिले बहुत ज्यादा। उसके बाद उनमें खासकर जो वुमेन्स होती थी उनको काफी एट्रोसिटीज फेस करने को मिली। तो ये आप मेंशन कर सकते थे, रिपोर्ट का भी हवाला दे सकते थे। यहाँ पे आप चाइना जैसी सोसाइटी का बता सकते हो कि चाइना में भी रिपोर्ट आई थी कि वहाँ पे महिलाओं के अगेंस्ट जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो बढ़ गया है, क्योंकि वहाँ भी कई सिटीज में आपको लॉकडाउन देखने को मिला था, वर्क फ्रॉम होम वहाँ भी चल रहा है। तो आपको थोड़ा वर्ल्ड वाइड भी आपको एग्जाम्पल शो करने चाहिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है कि हाउ इज द ग्रोथ ऑफ टायर 2 सिटीज रिलेटेड टू द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास विद एम्फेसिस ऑन द कल्चर ऑफ कंजम्पशन।
तो यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस पे चलना था कि भाई कैसे आप देखोगे लॉकडाउन लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम तो क्या हुआ, बहुत सारे जो वर्किंग प्रोफेशनल थे उन लोगों ने क्या करा, अपने घर में जाके काम करना शुरू हुआ। ठीक है, तो वहां से जब लोगों को देखने मिला कि हाँ यहाँ से उनकी कॉस्ट कम हुई है। ठीक है, भाई आप जब टायर टू सिटीज में जाते हो और कंपेयर करोगे आप दिल्ली मुंबई में रहने से वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ कॉस्ट से, तो आपको पता चलेगा कि टायर टू सिटीज में रहते हो तो वहाँ पे आपको जो कॉस्ट ऑफ लिविंग वो थोड़ी कम होती है। तो उससे क्या होगा, आप अन्य चीजों पे स्पेंड ज्यादा करोगे। तो एकदम से टायर टू सिटीज में न्यू मिडिल क्लास का जो राइज देखने को मिला, उससे वहां की कंजम्पशन को बढ़ावा मिला। उसके बाद जो आज की जो टेक्नोलॉजी है, आप जूम को देख लीजिए आप, और टायर टू सिटीज में नई जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है, उस वजह से जो वहाँ की मिडिल क्लास है उसने ओरिजिन लिया है। आपको अर्बनाइजेशन शो करना पड़ेगा, कैसे अब अर्बनाइजेशन टायर टू सिटीज में देखने को मिल रहा है, नई नई फैसिलिटीज मिल रही है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो इससे जीडीपी ग्रोथ में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ रही है। तो कुल मिला के हमें ये बताना है कि कैसे जो न्यू मिडिल क्लास है, इन्होंने अपने जो इनका जो कल्चर ऑफ कंजम्पशन है अब वो नई चीजों पे आया है। मतलब वो भी अब मैकडोनल्ड डिमांड करने लगे हैं, उनको भी थिएटर में जाना है, उनको भी गार्डन चाहिए, उनको भी अच्छा लॉजिस्टिक चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। इससे क्या हुआ, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीड है वो बढ़ी है। तो ऐसे डिमांड और बढ़ने से वहां पर क्या हुआ कि ग्रोथ देखने को मिल रही है उस टायर टू सिटीज की। और यही हमें चाहिए कि जो हमारा जो मेन सिटीज है दिल्ली मुंबई चेन्नई, इनका जो बर्डन है वो कम हो और हमारे जो टायर टू सिटीज का जो कंट्रीब्यूशन हो इंडियन जीडीपी उसको बढ़ाया जा सके। तो ये आपको इसमें शो करना था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन द डाइवर्सिटीज अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, विच स्पेसिफिक कंटेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर्ड एज ए सिंगल कैटेगरी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था। यहाँ पे आपको पहले तो डाइवर्सिटीज दिखानी चाहिए ट्राइबल कम्युनिटी की। कैसे, आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो हर हिली एरियाज में आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज मिलेंगी। आप अगर मेनलैंड देखते हो एमपी में छत्तीसगढ़ में, तो आपको जैसे गोंड कम्युनिटी है, गोंड कम्युनिटी से कम 13 से 15 अलग अलग कम्युनिटीज हैं। आप भील कम्युनिटी देखोगे उसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। तो ये सब इनमें जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती है इनमें आपको डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है। पर हमें ये देखना है, क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है कि किस कंटेक्स्ट में उन्हें हम सिंगल कैटेगरी माने। तो किस कंटेक्स्ट में आपको उसको सिंगल कैटेगरी मानना चाहिए। पहली बात तो उनकी नीड्स। ठीक है, कि भाई उनका जो हेल्थ और एजुकेशन पैरामीटर है वो आपको वीक देखने को मिलेगा, बैकवर्ड देखने को मिलेगा, वहां पे आपको इनको सिंगल कैटेगरी मानने की जरूरत है। और दूसरी बात है रिप्रेजेंटेशन। अभी भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है उतना, ना ही पॉलिटी में ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। भले इनको रिजर्वेशन दिया है पर अभी तक इनका जो रिप्रेजेंटेशन है हमारी सोसाइटी में हमारी इकोनॉमी में वो इतना नहीं है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज में इनके रिप्रेजेंटेशन इतना नहीं है। इसके बाद जो उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट फेस करना पड़ता है, इसलिए हमें उन्हें सिंगल कैटेगरी मानने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते थे। तो अगर आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ते, डिफरेंट डिफरेंट आप जब भी क्वेश्चन देखें तो हमेशा GS1 GS2 GS3 GS4 के पर्सपेक्टिव से देखने लगे, तो उससे आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ओपन हो जाएगा, तो आप अच्छे से उस क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज हैज बीन अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस सिंस द मिड 19th सेंचुरी, डिस्कस विद एग्जांपल। तो इस क्वेश्चन को आप मान सकते हो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस से फाइनली बहुत टाइम बाद क्वेश्चन आया है। हालांकि इसमें लिख रखा है मिड 19th सेंचुरी, इसका मतलब आपको थोड़ा सा और पहले से बताना चाहिए कि कैसे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। अदरवाइज आपको अभी तक का यहाँ पे पूछा है ना सिंस द मिड 19th सेंचुरी, इसका मतलब अभी तक जो प्रोसेस चल रही है। कैसे, आप जम्मू कश्मीर देखो 370 हटा, तो जब जम्मू कश्मीर को बाइफर किया है तो लद्दाख को अलग कर दिया गया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो आपको नए स्टेट्स बनाए गए। उसके बाद 2000 में MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे आपको रीऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला। और ये प्रोसेस अभी भी जारी है क्योंकि अभी भी कई जगह आपको डिमांड देखने को मिल रही है। खासकर कहाँ, बिहार में देखोगे तो मिथिला लैंड की डिमांड चल रही है। उसके बाद में अगर आप महाराष्ट्र में देखोगे तो विदर्भ लैंड की डिमांड चल रही है। MP में भील लैंड की डिमांड चल रही है। तो यहाँ पे डिस्कस लिखा था तो आपको सब बताना होगा कि भाई इनको फजल अली कमीशन ने कैसे कैटेगराइज किया, इनकी जो लैंग्वेज बेस्ड स्टेट की डिमांड थी वो फुलफिल है। उसके बाद जो इनका रीजनल एस्पिरेशन थी कि इनकी जो प्रॉस्पेरिटी थी, वो डेवलपमेंट था, वो नहीं हो पाया, इसलिए तेलंगाना जैसे स्टेट का निर्माण हुआ। फिर आप जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल दे सकते हो, कैसे इंटरनेशनल रीजन थे, टेररिज्म एक रीजन था और सिक्योरिटी रीजन की वजह से उसको बाइफरगेट करना पड़ा। तो यहाँ पर आप अच्छा खासा कंटेंट दे सकते थे इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं आगे। डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, अगर आपने बेसिक आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते थे। इसमें गुप्ता पीरियड के बारे में बताना है कि कैसे उस वक्त टेम्पल या फिर
अजंता एलोरा आर्किटेक्चर आपको देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद में चोला पीरियड का बताइए कि जो बृहदेश्वर टेम्पल है, नटराज की मूर्ति है। गुप्ता पीरियड में आपकी जो जितनी बुक्स हैं वो बताइए आप, क्योंकि गुप्ता को गोल्डन पीरियड भी बताया गया था। तो इस क्वेश्चन में लिखने के लिए बहुत सारी चीजें थी जो आप आराम से इजीली लिख सकते थे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉयन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन मैथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि रिसेंटली आपको पता है कि जो इंडियन एम्ब्लेम जो मोदी जी ने अनवील किया था उसके बाद कंट्रोवर्सी आ गई थी कि हमारा जो लॉयन है वो क्यों इतना अग्रेसिव शो हो रहा है, कि इंडियन सोसाइटी पीस लविंग सोसाइटी है, वहां पर हमारा एम्ब्लेम इतना अग्रेसिव शो करने का क्या मतलब। और कुछ लोगों ने इसका काउंटर आर्गुमेंट दिया था कि नहीं ये न्यू इंडिया है, और भी कई इसके आपको काउंटर आर्गुमेंट देखने को मिले थे। पर यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो लॉयन है और जो बुल फिगर्स है हमारे इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट और आर्किटेक्चर में क्या सिग्निफिकेंस शो करते हैं। तो आपको इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेके आना होगा कि वहां आपने हड़प्पन एग्रीकल्चर में भी बुल्स का मेंशन देखा था। उसके बाद आप सारनाथ कैपिटल में आओगे तो वहां पर लॉयन और बुल्स दिखाए गए थे। पर इनके जो मैथोलॉजी है यहाँ पर भी इनका इंपॉर्टेंस शो करना पड़ेगा कि लॉयन क्या डिपिक्ट करता था। लॉयन का मतलब होता था कि द अटेनमेंट ऑफ इनलाइटनमेंट, मतलब इसका एक सिग्निफिकेंस था। और बुल्स के रिगार्डिंग क्या मैथोलॉजी है, इसमें यह माना जाता था कि बुद्धा जब बोर्न हुए थे तो उस वक्त जो जोडिक साइन था वो टॉरस था, इस वजह से बुल्स का मेंशन है हमारे एम्ब्लेम में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था, पर फिर भी इसमें कुछ हद तक कंटेंट हम मेंशन कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से फिर से आपको ज्योग्राफिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशन करंट्स, डिस्क्राइब देयर रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी था, इसमें कुछ नहीं करना था। यहाँ पे आपको बस ओशन करंट के फैक्टर्स बताने थे। तो कौन कौन से फोर्सेस थे, आपको प्राइमरी फोर्स बताना था कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी को आपको मेंशन करना था, कोरियोलिस फोर्स। उसके बाद सेकेंडरी में क्या क्या आता था, आपको वाटर की डेंसिटी, कि जो हाई डेंसिटी की जो वाटर थी वो सिंक करती थी, लो डेंसिटी की राइज करती थी, तो ये वर्टिकल मूवमेंट शो करता था। उसके बाद अगला जो फैक्टर था वो टेम्परेचर, क्योंकि जो लो टेम्परेचर होता था, क्योंकि यहाँ पे जो ओशन करंट होता था इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलते थे, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता था और यहाँ पर आपको पोलर एरिया में लो टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो ओशन करंट की मूवमेंट्स होती थी यहाँ से ऐसे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये पूछा है कि फिशिंग में इसका क्या रोल है। तो फिशिंग में आपको मैप पे दिखाना चाहिए था जापान का, कि कैसे जब कोराशियो ओयोशियो जब करंट्स मिलते थे तो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन बन जाते थे, प्लैंकटन हो जाते थे, जिससे फिशिंग इंडस्ट्री काफी फ्लोरिश हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी इजीली आप हैंडल कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, तो इस बार रिसोर्सेज पे ज्यादा फोकस किया है यूपीएससी ने। इस बार रबर इंडस्ट्री के बारे में पूछा है कि डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। तो आपको यहाँ पे जितने भी इक्वेटर कंट्रीज वो ध्यान में रखना था, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे क्यों इन कंट्रीज में ज्यादा रबर देखने को मिलता है, तो हमें बताना पड़ेगा कि वहाँ का सॉइल, वहाँ का टेम्परेचर, इस वजह से वहाँ पर रबर ज्यादा होता है। पर हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन का फोकस था वो ये थे कि इनका जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है वो क्या है। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कैसे ये जो रबर प्रोडक्शन होता है उससे एयर पोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा था। उसके बाद वाटर पोल्यूशन भी काफी हद तक इससे देखने को मिलता है। फिर इंडिया में अगर आप देखोगे तो इनका जो प्लांटेशन है वो बढ़ गया है। इससे क्या हुआ कि आपका जो डिफोरेस्टेशन है वो देखने को मिला हमें, बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई है। तो ये आपको यहाँ पर इजीली शो कर सकते थे। साथ ही साथ इस क्वेश्चन के पीछे करंट अफेयर भी है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा केरला में प्रोटेस्ट चल रहा है कि जो रबर की प्राइस है, ग्लोबल प्राइस, वो क्रैश कर गई है। तो इनकी डिमांड क्या है कि जो बाहर से जो कंट्रीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं रबर, उनमें इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाए, और ये सब्सिडी की डिमांड भी कर रहे हैं। तो इन सब का आप इजीली मेंशन कर सकते थे इन सारे कारणों का अपने आंसर में। अब चलते हैं आगे। मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट एंड इस्टमस इन इंटरनेशनल ट्रेड। पर सबसे पहले यहाँ पे आपको जो स्ट्रेट है और इस्टमस है उसके बीच में आपको डिफरेंस शो करना था। तो आप स्ट्रेट को कैसे बताओगे कि एक नैरो बॉडी ऑफ वाटर है जो दो बड़े लार्ज ओशन को कनेक्ट करती है, और जो इस्टमस होता है वो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है जो दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट करता है जो ओशन से कनेक्टेड है। तो ये डिफरेंस आपको मैप के जरिए और डायग्राम के जरिए शो करना था। पर जो क्वेश्चन था उसमें यह था कि इनका जो सिग्निफिकेंस है इंटरनेशनल ट्रेड में वो बताना था। तो आपको सुएज कैनाल बताना चाहिए कि सुएज कैनाल के बाद में कैसे जो इंडियन ओशन में वहां पे ट्रेड बढ़ गया, और इसी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए ब्रिटिश ने इजिप्ट पे अटैक किया था। उसके बाद जो चाइना का है जो मेरीटाइम डोमिनेंस है वो देखने को मिल रहा है कि वो इस
सुएज कैनाल स्टेट के अराउंड काफी मिलिट्री डोमिनेंस और मैरीटाइम डोमिनेंस अपनी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया कैसे उसको काउंटर कर रहा है, और जिस भी कंट्री का डोमिनेंस होगा ऐसे स्टेट्स और स्टूमेंट्स में, वो कंट्री अपना जो मैरीटाइम ट्रेड है उसको सिक्योर कर सकती है। और इनके अराउंड काफी हमें मिनरल रिसोर्स देखने को मिलते हैं, खासकर फिशिंग हो गया या फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद इजिप्ट जैसी कंट्री काफी हद तक चार्ज करती है, तो वो एक रेवेन्यू का सोर्स बनता है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आपको एड्रेस करना था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रोपोस्फेयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमाइंस वेदर प्रोसेस हाउ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो पूरा एक डायग्राम बनाना था, उसमें आपको ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर को शो करना था। और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा क्यों जितने भी एटमॉस्फेरिक जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पर क्यों इतनी सिग्निफिकेंट है, ये आपको शो करना था। तो ट्रोपोस्फेयर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है और डायग्राम को शो करने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि कैसे जो जितने भी ज्यादा वेदर जो प्रोसेस होती है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होती है, क्योंकि जितने भी आप देखोगे क्लाउड्स है, क्लाउड फॉर्मेशन है, वो ट्रोपोस्फेयर तक लिमिटेड होते हैं, बहुत रेयरली इसके ऊपर जाते हैं। तो इसलिए जितने भी रेन्स होगी, टर्बुलेंस होंगे, वो आपको इसी रीजन में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहीं से ये डेवलप होती है। और अब यहाँ पे आपको हाउ पूछा है, तो आपको बताना होगा कि लैंड से जब एयर जो है वो गर्म होकर ऊपर चलती है, उसके बाद वो ठंडी होती है, तो यहाँ पे जब डेंसिटी होती है वो कम होने लगती है। और टेम्परेचर भी जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो आपको टेम्परेचर भी कम होने देखने को मिलेगा। फिर आपको इन्वर्जन रेट देखने को मिलेगा, लैप्स देखने को मिलेगा। तो ये सब आपको यहाँ पर शो करना था। अब चलते हैं आगे। एनालाइज द सेलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी विद विद कास्ट, रीजन, रिलीजन। तो यहाँ पर आपको सेक्ट के बारे में बताना था कि जो पर्टिकुलर रिलीजन में हम बहुत सारे सेक्ट देखने को मिलते हैं, कास्ट में आप बहुत सारे सेक्ट देखने को मिल जाएंगे, तो इन सब के बारे में विशेषताएं बतानी थी। खासकर आप रिलीजन में देखोगे तो आपको कई सेक्ट मिलेंगे, यहाँ तक कि बुद्धिज्म में हीनयाना सेक्ट, महायाना सेक्ट। उसके बाद में जब आप हिंदुइज्म में देखोगे तो उसमें तो आपको कई सेक्ट मिल जाएंगे, कर्नाटक में लिंगायत। जैसे रीजन के बारे में, कास्ट में भी कई सेक्ट आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो बेसिकली डाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन है कि आपके जो जितने भी रिलीजन है, कास्ट है और रीजन है, वहां पे आपके जो लोग हैं उनका जो सेक्ट है, अलग अलग सेक्ट में जो डिवाइडेड है, तो उनको आपको एक्सप्लेन करना था। अगला क्वेश्चन, आर टॉलरेंस, असिमिलेशन, प्लूरलिज्म द की एलिमेंट्स इन द मेकिंग ऑफ एन इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। तो आपको इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस बताना था कि कैसे इंडियन सेक्युलरिज्म में आपको जो रिलीजियस बिलीफ है आपके वो इनेबल किए जाते हैं, आपको कोई से भी धर्म को मानने या ना मानने की भी स्वतंत्रता दी जाती है। और स्टेट का है वो इनेबलिंग रोल होता है कि लोगों को अपने जो रिलीजियस बिलीफ है, अपने जो रिलीजियस उनके जो रिलीजियस एस्पिरेशन है उनको फुलफिल कर सके। तो यहाँ पे आपको इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म देखने को मिलता है। पर इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म तभी सक्सेसफुल है जब यहाँ पे टॉलरेंस की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि आप इंडिया को देखोगे तो बहुत सारे रिलीजन है, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, तो ये सारे रिलीजन इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब टॉलरेंस है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, एक पर्टिकुलर रिलीजन का व्यक्ति दूसरे रिलीजन के व्यक्ति को टॉलरेंस शो कर रहा है, उसके जो विचार, उसके जो बिलीफ है, उनके जो प्रैक्टिसेस हैं उसके प्रति टॉलरेंस शो कर रहा है। और हमारा जो देश है वहाँ शुरू से ही दूसरे रिलीजन के प्रति काफी एसिमिलेट दिखाया कि भाई जब टर्क्स आए तो वो अपने साथ में इस्लाम लेके आए, तो उनको भी हमने एसिमिलेट कर लिया हमारी सोसाइटी में। और ये क्या शो करता है? हमारी सोसाइटी का प्लूरलिज्म। कई विभिन्न धर्मों के लोग, रिलीजन के लोग हमारे देश में एक साथ मिलकर रहते हैं, तो ये प्लूरलिज्म है। तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना था। अगला क्वेश्चन क्या है? इलुसिडेट the relationship between globalization and new technology in a world of scarce resource with special reference to India। तो इस क्वेश्चन में आपको पहले ग्लोबलाइजेशन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन बताइए कि कैसे टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन को स्प्रेड करने में हेल्प करी। उसके बाद आपको मेन क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करना है कि जो स्केयर रिसोर्स की जो अभी आप देख पा रहे हो सिचुएशन इंडिया में, कहीं भी कंट्री में, तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन में दो कंट्री कनेक्ट होती है कि भाई जिस कंट्री के पास में कुछ रिसोर्सेज का अभाव है तो दूसरी कंट्री के पास अबंडेंस है, तो वो उसको फुलफिल करती है। तो वो फुलफिल कैसे करती है? जब आपका ग्लोबलाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो, आप में जब न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी में कम्युनिकेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, तो ये सब आपको ग्लोबलाइजेशन को इंटीग्रेट करने में हेल्प करती है। तो जो कंट्री के पास में जो रिसोर्स अवेलेबल है, वो जो उसके पास नहीं अवेलेबल है उसको फिर वो इजीली आपको दे सकती है। अब आपको इंडिया के रेफरेंस में इसको डिस्कस करना था। आपने कोविड काल में देखा कि कैसे इंडिया ने अपनी जो वैक्सीन थी वो दूसरे देशों को भेजी। अभी हाल ही में इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट किया अफगानिस्तान में और अन्य कंट्रीज में, क्योंकि वीट की शॉर्टेज देखने को मिली थी रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में। इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा था क्योंकि वहां पे उसको चीप मिल रहा था। तो क्यों, कैसे पॉसिबल है? ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी अब एडवांस हो चुकी है।
तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते थे। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस पेपर। तो अभी हम इस पूरे पेपर से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपीएससी कभी भी एक पैटर्न तो फिक्स नहीं रह सकता। इस साल अगर उन्होंने ज्योग्राफी और सोसाइटी से क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं, तो नेक्स्ट ईयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फिर से मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आए, या फिर एंशिएंट मिडाइवल से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बार वर्ल्ड हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो हमें अपने सिलेबस पर फेथ रखना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। आप अपने बेसिक पे स्टिक करिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और जो बेसिक बुक्स हैं उसी से सॉल्व किए जा सकते थे। तो अपने बेसिक बुक्स को कंप्लीट कीजिए, उसे मल्टीपल रिवीजन पर रखिए और हर टॉपिक का छोटा छोटा शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।